इकरारुल हसन साहब ने एक धमकी दे दी है, इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो बना दी है और इकरारुल हसन साहब अब इस चीज के अंदर कूद पड़े हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं कि उनका निकाह करते हैं, अपने आप को कानूनी तौर पर ये लोग पहले मजबूत करते हैं। वो तमाम तर लोग जिनकी रोटियां इस चीज से वाबस्ता थी, जिनके डॉलर्स इस चीज से वाबस्ता थे, उन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई है। इकरारुल हसन तो है ही उल्लू का पट्टा, बच्चों के साथ जिनसी तौर पर ज्यादती करते थे और उनकी वीडियोस को, उस तशद्दुद की वीडियोस को ज़हनी मरीज जो लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैठते हैं, वो उन लोगों के दरमियान इस चीज को बेचते थे। कितना बड़ा गैंग था। ये आपके सहाफती एथिक्स है, ये आपकी तरबियत है जो आप शो कर रहे हैं। अगर कोई उमर चीमा को गाली दे रहा है, अगर कोई इकरारुल हसन को गाली दे रहा है, अगर कोई हारिस भट्टी को, फरहान जफर के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि उनको फंडिंग होती है तो वह कराची के अंदर बाय एयर जाते हैं और वहां पर अवारी होटल के अंदर स्टे करते हैं, अगर कोई अली हमजा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। खातिन हज़रात, दुआ ज़हरा का मुअम्मा है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके ऊपर बेशुमार एंकर इसके अंदर कूद पड़े और आज के प्रोग्राम में मैं नाम ले लेकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक एंकर का बताऊंगा कि वो किस समत जा रहा है, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो कानूनी तौर पर कितना दुरुस्त जा रहा है, वो मीडिया के एतबार से जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है उसको कितना वो लेकर के चल रहा है। आप सबके सामने कसूर का वाकया है। आप सबको मालूम है कि कसूर के अंदर 1 दर्जन के लगभग बच्चियां जो थी वो एक जहन्नुम के अंदर मुब्तला थी उनकी जिंदगी, और फिर अल्टीमेटली वो बेचारियां इस दुनिया से, इस दारे फानी से कूच कर रही है। उसके अंदर कसूर की ज़ैनब जो है उसका मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था और उसके अंदर भी मेरे उस्ताद भी हैं और बड़े भाई हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, उन्होंने जाकर जमीनी सतह पर उस सारे मामले को देखा भी था और हल करने की जानिब लेकर गए थे। उस वक्त की तमाम तर जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने ललकारा था और बाकायदा तौर पर ये चीजें, इनकी वीडियो सबूत भी मौजूद है। एक ज़ैनब कसूर केस का जो मामला था उसके अंदर 1-2 बंदे शामिल थे, सिर्फ छोटा सा गैंग था वो। उसके अंदर सिर्फ आम गली मोहल्लों में उठने बैठने वाले, नाते पढ़ने वाले और मजहबी इज्तिमात के अंदर, मुख्तलिफ दुनियावी इज्तिमात के अंदर, आम इज्तिमात के अंदर, आम महाफिल के अंदर उठने बैठने वाले बिल्कुल आपके मेरी तरह के सादा लोग थे। वो उन सादा लोग कितने बड़े गैंग का हिस्सा थे, जरा उससे थोड़ा सा अंदाजा लगाएं। वो लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बच्चों के साथ जिनसी तौर पर ज्यादती करते थे और उनकी वीडियोस को, उस तशद्दुद की वीडियोस को ज़हनी मरीज जो लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैठते हैं, वो उन लोगों के दरमियान इस चीज को बेचते थे। कितना बड़ा गैंग था और उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे, उसके पीछे जो शख्सियात थी, वो चंद 1-2 आपकी मेरी तरह के इंतहाई सादा लोग थे। अब आप देखें कि सैयद इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई मजीद तारुफ करवाने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने इस केस के अंदर कदम रखा है, वो तमाम तर लोग जिनकी रोटियां इस चीज से वाबस्ता थी, जिनके डॉलर्स इस चीज से वाबस्ता थे, उन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई है। और मेरे पास अभी कल रात एक ऐसा स्क्रीनशॉट पहुंचा है, मैं ये जर्नलिस्टिक एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उन चीजों को सामने नहीं लाऊंगा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इकरारुल हसन तो है ही उल्लू का पट्टा। मतलब आप एक आदमी को जिसका इतना बड़ा सहाफत का करियर है, इसकी इतनी बड़ी तारीख है, इतने बड़े उसके मोतबर काम है, इतने बड़े उसके पॉजिटिव काम है, उसको अब सिर्फ इसलिए कि वो इस चीज के अंदर, इस केस के अंदर कूद पड़ा है और अब आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, आप लोगों ने उससे गालम गलोच तक उतरा है। ये आपके सहाफती एथिक्स हैं, ये आपकी तरबियत है जो आप शो कर रहे हैं। अब आ जाइए इस दुआ ज़हरा के केस के ऊपर कि दुआ ज़हरा और ज़हीर वो किसी अच्छे सहाफ़ी को, किसी मोतबर सहाफ़ी को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे। आज ही के इस प्रोग्राम के अंदर मैं वो वॉइस नोट भी उस एंकर की इजाजत के साथ यहां पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अली हमजा भाई नियो न्यूज के एक एंकर है, उन्होंने इनसे राब्ता किया और उन्होंने इनको कहा कि भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो बयानिया है उसको भी दुनिया के सामने लेकर आऊं और मैं आपके वालिदैन के बयानिए को भी किसी हद तक सपोर्ट करूं और मैं उनके जो सवालात है वो भी मैं आप सबके सामने रखूं और पूरी कौम के सामने रखूं। उन्होंने इनको जवाब दे दिया कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, लेकिन जैसे ही मामला करीब आने शुरू हुए, इंटरव्यू का जो है वो वक्त तय होने लगा, जगह तय होने लगी, उन्होंने यकसर अपना रंग बदला और उन्होंने कहा कि हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। अब इसकी मैं आपको वजह बता देता हूं। ये जो ज़हीर गैंग है ये करता क्या है कि ये जो भी सहाफ़ीन के साथ सबसे पहले राब्ता करता है कि यार प्लीज मेरा इंटरव्यू करवा दें, आप किसी तरह से इंटरव्यू करवा दें,
तो ये उसके ऊपर पहले पूरी तहकीक करते हैं, उस सहाफ़ी के नाम को सर्च करते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उस सहाफ़ी का पूरा बायोडाटा निकालते हैं। अगर उस सहाफ़ी से इनको ये एहसास होता है कि भाई ये इनका बंदा नहीं है, ये हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा, तो फिर ये उसको इंटरव्यू देते हैं, वगरना ये उससे साफ साफ माजरत कर लेते हैं। और अली भाई का ये वॉइस नोट है, ये भी जरा आप मुलाहिजा कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी उमर भाई, इन लोगों ने बुलाकर मुझे इंटरव्यू नहीं दिया और मुझे सिर्फ 4-5 घंटे बिठाए रखा। मैं राय खुरम जो इनके वकील हैं उनके ऑफिस गया हुआ था, तो आपको पता है कि राय साहब ने असेस कर लिया कि ये ज़रा सख्त सवाल पूछने के मूड में है, तो इस वजह से मुझे पहले तो शबीर ये कहता रहा हम रास्ते में आ रहे हैं, बस आधा घंटा वेट कर लें। तो मैं बाकायदा वहाँ पे वेट करता रहा, तकरीबन 3 से 4 बल्कि मेरा 5 घंटे बाद मुझे राय खुरम ने कहा कि उनको कोई थ्रेट हो गया और वो उस वजह से आज नहीं आ पाएंगे। मैं जब ऑफिस में था वहाँ पे फैसल सूरी और एनी और क्या कहते हैं एडी मलिक भी वेट कर रहे थे मेरे साथ ही। तो क्या कहते हैं अगले दिन आपने देखा कुछ दिन बाद उन लोगों का हो गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि उस दिन भी इन लोगों को इसलिए नहीं करवाया गया कि मैं वहाँ पर मौजूद था और इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये ज़रा और तरह के सवालात पूछना चाह रहा है, तो इस वजह से भाई नहीं हो सका। और मैं आपको यहाँ पर एक अंदर की बात बता दूं, आप सब लोग या अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे कि इकरारुल हसन साहब ने एक धमकी दे दी है, इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो बना दी है और इकरारुल हसन साहब अब इस चीज के अंदर कूद पड़े हैं। आप जरा ये इस बात को मेरी तरफ से नोट कर लीजिए कि इकरारुल हसन साहब ने ऐसे ही वीडियो नहीं बना दी, उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैं 2-2.5 माह की तहकीक के बाद आज ये वीडियो बनाकर कह रहा हूं कि मामला इतना सादा नहीं है और इस मामले के अंदर बहुत बड़ा गैंग है जो मुलव्विस है, जो कि दुआ ज़हरा को किसी जगह उन्होंने बेच देना था जिस्म फरोशी के अड्डे पर। लेकिन जब ये चीज सामने आई, एक चीज मैं इकरार भाई से जाती तौर पर आपसे सर पूछना चाहता हूं कि ये उनका तरीका वारदात नहीं है जो आपने बयान किया। ये तरीका वारदात कुछ इस तरह से है कि वो जितनी भी बच्चियां अगवा होती हैं, चाहे दुआ ज़हरा के साथ जो उस वक्त 2 कराची की बच्चियां अगवा हुई और वहां से पंजाब आई और फिर पंजाब आके उनके निकाह हुए, इनका तरीका वारदात ही ये है। ये सब बच्चियों को एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल करते हैं और फिर दूसरे इलाके में मुंतकिल करने के बाद उनका सबसे पहला काम यही करते हैं कि उनका निकाह करते हैं। अपने आप को कानूनी तौर पर ये लोग पहले मजबूत करते हैं। इन लोगों को मालूम पड़ चुका है कि अगर किसी बच्ची की उम्र 18 साल से कम भी होगी, हम एक बयान हल्फी लगाएंगे और उस बयान हल्फी के लगने के बाद वो बच्ची की उम्र जितनी भी हो उससे हम 164 का बयान दिलवाएंगे और फिर उसके बाद उसके वालिदैन जितना मर्जी शोर मचाते रहे, जो सी मर्जी अदालत का दरवाजा खटखटाते रहे, वो बच्ची अब उनके हाथ से निकलकर वालिदैन के पास नहीं जाएगी। लेकिन सलाम है दुआ के वालिदैन को कि जिन्होंने भरपूर आवाज उठाई, हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई और उन्होंने सिर्फ अपनी बच्ची बाजियाब नहीं करवा रहे। मैं अभी कल ही की ये बात है कि उम्मे हानिया नाम की एक बच्ची है जो कि एक फ्रूट बेचने वाले बंदे की, एक मौलवी साहब है, एक बारिश आदमी है जिनकी वो बेटी है, उसको भी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया गया और फिर उसका भी इसी तरह से निकाह करवा लिया गया। और फिर उस बच्ची की नानी की जिस वक्त डेथ हो गई, उस वालिद ने, उस फ्रूट लगाने वाले वालिद ने, वो गया उन लोगों के पास, उनको कहा कि यार पुलिस तो मेरी बात नहीं सुन रही, आप कम से कम, मैं तस्लीम करता हूँ इस निकाह को, आप कम से कम उस बच्ची को भेजिए, वो आके अपनी नानी की फातिहा पढ़ ले, वो आके अपनी नानी का आखिरी दीदार कर ले। उन्होंने सर उसको मिलवाने नहीं दिया और यही हो रहा है इस केस के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, आप मतलब आपकी अपनी फैमिली के साथ कितने ही ज्यादा मामला खराब हो जब आपको ये मालूम होगा कि आपकी फैमिली का कोई बंदा मर गया है, जब आपको ये पता होगा कि आपकी फैमिली का बंदा शदीद तरीन डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहा है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, उसकी आंखों से आंसू इस कदर बह गए हैं कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसल बनता चला जा रहा है, तो आप यकीनी तौर पर पलटेंगे। आप जितने ही ज्यादा आपके इख्तिलाफात क्यों ना हो, आप यकीनी तौर पर एक मरतबा वापस जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे कम से कम मिलेंगे। और इस सारे सिनेरियो को सैयद इकरारुल हसन साहब ने एक पूरे तरीके के साथ ऑर्गेनाइज किया कि भाई जितने मर्जी इख्तिलाफात क्यों ना हो, बच्ची के दिल में आप लोगों ने जितनी मर्जी नफरत क्यों ना इंजेक्ट कर दी हो, कम से कम एक मुलाकात आप करवा दीजिए, कैमरों की मौजूदगी में हो जाएगी, विदाउट कैमरा हो जाएगी, हर किस्म की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उल्टा उन्होंने इकरार पर यह इल्जाम लगा दिया कि भाई ये हमसे कह रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू करता हूं, हमने इसको इंटरव्यू नहीं दिया, तो अब इसने अना का मसला बना लिया। और जनाब आपने उसको इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? आपको तो चाहिए था कि आप उसको इंटरव्यू देते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सहाफी अगर आपके पास आ रहा है, आपका इंटरव्यू करना चाह रहा है, तो आप जरा सोचिए कि आपका नैरेटिव कितनी आगे तक जाएगा। आपका ये मामला हो सकता है कि बिल्कुल हल हो जाता और पाकिस्तान के अंदर दोबारा ये बिल्कुल इस चीज को दोबारा उजागर ना किया जाता।
फिरकावारियत का इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर और धमकी आमेज अंदाज में कह रहे हैं कि मैं एक नई जहद दूंगा, मैं एक नया जाविया दूंगा, मैं दोबारा से इस केस को उठा दूंगा और मैं इस केस को दोबारा कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन तक पहुंचाकर अब दम लूंगा। तो जनाब ये इकरारुल हसन साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो उन्होंने बगैर वीडियो सबूत के नहीं की। अगरचे उनके तमाम तर जितने भी साबिका वीडियोस हैं, जितना भी उनका तमाम तर साबिका रिकॉर्ड है, हम उसको अगर उठाकर देख लें तो इकरार भाई सबसे पहले सबूत दिखाते हैं, सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं, सबसे पहले लोगों को ये बताते हैं कि इस बंदे पर ये इल्जामात हैं, अब हम इसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। और फिर वो छापा मारने का जो विजुअल्स होते हैं वो आप उनके प्रोग्राम सरेआम के अंदर मुलाहिजा करते हैं। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने, चूंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर तनाजुर डिस्कस किया जा रहा था, उन्होंने अपनी तहकीक मुकम्मल करने के बाद, और ये मैं बड़े एतमाद से और बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूं कि पहले उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और फिर उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं ईद के मौके के ऊपर। 2 ईदें हो गई हैं सर, उसके वालिदैन को, दुआ के वालिदैन को दुआ के लिए लड़ते हुए झगड़ते हुए कि यार खुदा के लिए हमें हमारी बच्ची से मिलवा दो। 2 ईदें गुजर गई हैं। उन्होंने कहा, इकरारुल हसन साहब ने ये कहा कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप एक दफा मुलाकात कर ले। जब उन्होंने मुलाकात का टाइम नहीं दिया, जब उन्होंने इंटरव्यू का टाइम नहीं दिया, तो भाई फिर जाहिर है कि आप लोग एक गैंग है और आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि कौन कौन से सहाफी हैं जो कि गलत कर रहे हैं और कौन कौन से सहाफी ठीक कर रहे हैं। इमरान अली खान साहब हैं, एक बहुत बड़े सहाफी हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने स्पेशली एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया क्योंकि उनको दुआ ज़हरा के इंटरव्यू की ऑफर हो रही थी और फिर उन्हें वहां से अगवा करके ले जाया गया। बड़ी मजे का खेस सी बात है कि उनको अगवा करके ले जाया गया और दुआ का इंटरव्यू करवाया गया। आप सबकी इत्तलात के लिए अर्ज है कि वो उस चैनल पर उन्होंने बहुत अरसे से काम कर रहे थे और तकरीबन कोई 1.5-2 माह से वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उस दुआ ज़हरा के केस पर भी, और उनका एक अपना जाती चैनल भी चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने वो वीडियो की, वो वीडियो करने के बाद बेशुमार वीडियोस की और अब वो एक और चैनल के साथ वाबस्ता है। उसके बाद अब आप आ जाइए जुनैरा महम और उनके तमाम तर हमारी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप सबके साथ साथ अली इमरान खान साहब ने भी तो इंटरव्यू किया था दुआ ज़हरा का। जो लाइव सेशंस आप कर रहे हैं उसके अंदर आप अली इमरान खान साहब को क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अली इमरान खान साहब ने आके इंटरव्यू के बाद हकायक पर अपनी बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने आकर माजरत कर ली कि यार मैंने जो ससी पुन्नू वाली बात की थी, मैंने जो विक्ट्री का निशान बनवाया था, मैं उस पर माजरत करता हूं, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मुझे नहीं बनवाना चाहिए था। उन्होंने ये बात बाहर आके कर दी, तमाम सहाफियों को इंटरव्यूज कर दिए, दे दिए। अज़ीम पाकिस्तान के ऊपर भी उनका इंटरव्यू नशर हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये हमारे मुआशरे के दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद कोई अजीम किरदार नहीं है, इन लोगों ने अपने वालिदैन का दिल दुखाकर कोई बहुत अच्छा कोई नया कारनामा नहीं सर अंजाम दे दिया। उसके बाद हुआ यह कि आपने अली इमरान खान साहब को अपने किसी लाइव सेशन का हिस्सा नहीं बनाया, यानी कि ज़हीर गैंग ने किसी अपने इंटरव्यू के अंदर दोबारा उनको नहीं शामिल किया क्योंकि उन्होंने बाहर आकर भांडा फोड़ दिया और उन्होंने मीडिया के एथिक्स का ख्याल किया। अली इमरान खान साहब के साथ अली हमजा की मिसाल मैं आपको दे चुका। हारिस भट्टी साहब जिनका तस्करा गाहे बगाहे आप लोग सुनते आ रहे हैं, इस केस के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। हारिस भट्टी साहब ने बेशुमार मरतबा कोशिश की, उनको हर मकाम पर वो मामला बंद नजर आए, उनको हर मकाम पर वो चीजें जो है वो उस तरह से उनके सामने क्लियर नहीं होने दी जा रही, उनको इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। उसके साथ फरहान भाई है, वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। अगर कोई सहाफी खुद से कोशिश करके पहुंच जाता है, मेरी मुराद स्ट्रॉन्ग उज़्मा है, अगर वो खुद से पहुंच जाता है साथ में अपनी 1-2 दोस्तों को लेकर, तो उसके ऊपर फिर अल्टीमेटली उसकी किरदार किसी करना शुरू कर दी जाती है कि वो तो बोलता ही झूठ है, वो तो करती ही दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं करती। मैं आपको जाती तौर पे बताता हूँ फील्ड के अंदर मैंने क्या ऑब्जर्व किया। मैंने 3 से 4 स्टोरीज की जिसके जो मुझसे पहले स्ट्रॉन्ग उज़्मा बाजी जो है वो करके जा चुकी हुई थी। मुझे ये बताया गया उन लोगों की जानिब से, उन खातीन की जानिब से जिनकी मैं स्टोरी करने के लिए गया, कि आपसे पहले उमर भाई स्ट्रॉन्ग उज़्मा बाजी भी आई थी, वो भी हमारी स्टोरी करके गई थी और वो हमें किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000 रुपया हमें देकर गई और ये कहकर गई कि बेटा बहन आपको कोई मजीद चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा। ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा काम कर रही है सर, वो तो उसके तो चैनल की पूरी इनकम ही फलाही कामों के अंदर जा रही है। उसने क्या करना था झूठ बोल के, उसने क्या करना था फेक स्टोरी करके, उसने क्या करना था नाम लेके, उसके पास तो डॉलर आ ही नहीं रहे। वो तो जो डॉलर आ रहे हैं वो इस चीज का अलग-ऐलान कहती भी है और वो करती भी है और हमने इस चीज का अमली तौर पर सबूत भी देखा है। लेकिन 1-2 चीजें हैं जिस पर मुझे कुछ एतराज है और वो ये कि मिसाल के तौर पे बुशरा शकील साहिबा और मारिया अली, ये दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं। इन दोनों बहनों ने शुरू से लेकर आखिर तक और इस केस को परसू कर रही हैं और ये दोनों बहनें कोशिश कर रही हैं मुसलसल इस चीज को गाहे बगाहे हर 3-4 घंटे के बाद नया एक व्लॉग आ रहा है, नई एक जहद जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि भाई अब इस केस के अंदर ये हो गया, अब इस केस के अंदर मुमकिन तौर पर ये हो सकता है, इसको इस तरह से डील किया जाना चाहिए।
इस चीज के ऊपर वो वीडियोस कर रही हैं, लेकिन उनसे मुझे ये कुछ इख्तलाफ है और वो ये कि आपने बहुत से ना एक मनफी नाम दे रखे हैं हमें बतौर मजमूई, बतौर सहाफ़ी, बतौर जर्नलिस्ट के हमें इन चीज़ों की नफ़ी करनी चाहिए। यानी अगर कोई उमर चीमा को गाली दे रहा है, अगर कोई इकरारुल हसन को गाली दे रहा है, अगर कोई हारिस भट्टी को, फरहान जफर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनको फंडिंग होती है तो वह कराची के अंदर बाय एयर जाते हैं और वहां पर अवारी होटल के अंदर स्टे करते हैं, अगर कोई अली हमजा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर कोई उस्मा बाजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर कोई बुशरा बाजी आप पर लगा रहा है, मारिया बाजी आप पर लगा रहा है, तो आप लोगों को आपका और उनका डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना। कोई आप उस चीज को कंडेम कीजिए, आप उन लोगों को बताइए कि हम आप जैसे नहीं है और हम आप लोगों के मनफी नाम नहीं रखेंगे। लेकिन माजरत के साथ मारिया बाजी आपने नाम रख दिया उन लोगों का, उनको आपने जो कहना शुरू कर दिया, आप लोग जानते हैं, आपकी वीडियोस जो देख रहे हैं, जो बुशरा शकील साहब आपने कहना शुरू कर दिया, जो उस्मा बाजी आप लोगों ने उनके एक मनफी नाम रख दिए, ये नहीं करें क्योंकि आपके और उनके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। आप लोग जो हक के लिए खड़े हैं, आप लोग जो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जितने भी अशराफिया है, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, आप अगर उन लोगों को एक बेहतर समत मुतय्यन कर रहे हैं, अगर आप इस चीज के हवाले से एक अच्छी जंग लड़ रहे हैं कि आइंदा कोई बेटी इस तरह से यरगमाल ना बनाई जाए। दुआ ज़हरा के साथ जो 2 बच्चियां अगवा हुई थी उनके भी निकाह हो गए। ये जो कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, जो उम्मे हानिया का केस आया, उस बच्ची का भी निकाह हो गया। ये सबसे पहले निकाह करके बच्ची को ट्रैप करके बच्ची को फंसा देने वाला और कानूनी तौर पर सुरखरू हो जाने वाला ये जो गैंग पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुतहरिक है, आप और हम सब इस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए उन लोगों को मनफी अलकाबात से, मनफी नामों से मत पुकारिए, क्योंकि ये हमारी जर्नलिस्टिक एथिक्स के ऊपर इस पर सवाल उठ रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा उम्मे हानिया का पूरा केस आप सबके सामने रखूं। मैं अब कोशिश करूंगा कि दुआ ज़हरा के केस को हर एतबार से आप सबके सामने लेकर आऊं। मैं ये आज ऐलान कर रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला अली हमजा का आपने वॉइस नोट इस प्रोग्राम में देखा भी, और अली हमजा का भी मैं इंटरव्यू करूंगा। अभी मैं लाहौर का चक्कर लगाकर इन सब लोगों के इंटरव्यूज करूंगा। आप सिर्फ अजीम पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस केस की हर एक तह तक पहुंचेंगे हम, और इंशाल्लाह ताला इस केस को हर एतबार से दुआ ज़हरा और ज़हीर ने जितने भी अब तक बयानात दिए हैं उनके अंदर जो जिनमें तजाद है उनको अलग कर लिया जाएगा, जो बयानात उनके अभी भी चल रहे हैं उनको अलग कर लिया जाएगा। एक एक बयान के ऊपर इंशाल्लाह ताला अजीम पाकिस्तान के आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम एक एक चीज के ऊपर सर्च करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। जिस तरह से माजी के अंदर हफीज सेंटर वाली बात गलत साबित हुई, जिस तरह से माजी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी वाली बात गलत साबित हुई, आइंदा आने वाली भी ज़हीर अहमद साहब के तमाम तर बयानात गलत साबित होंगे। मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला, और मेरे साथ जो जितने भी मोतबर और सीनियर मेरे दोस्त, मेरी बहनें सहाफ़ी और बिलखुसूस सैयद इकरारुल हसन साहब इस सारे मामले में जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आज से अजीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आपको इस केस का हर एक कोना, हर एक खुदरा, हर एक साइड, हर एक जाविया इंशाल्लाह ताला वो दिखाया जाएगा। ताहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।